तो इस वीडियो में हम देखेंगे सीटेट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू और ये सब्जेक्ट है आपका हिंदी का। तो कोई भी सीटेट का पेपर देने जा रहा हो उसे हिंदी का पेपर तो अडॉप्ट करना ही पड़ेगा, चाहे आप पेपर 1 में लैंग्वेज 1 लो या फिर लैंग्वेज 2 लो। एक तो आप हिंदी लोगे ही, क्योंकि बहुत ही कम ऐसे बच्चे होते हैं जो संस्कृत लेते हैं। तो चाहे आप इंग्लिश मीडियम हो चाहे आप हिंदी मीडियम हो, या तो आपको लैंग्वेज 1 हिंदी लेनी पड़ेगी या फिर लैंग्वेज 2 हिंदी लेनी पड़ेगी। तो हिंदी तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है ही, तो 30 क्वेश्चन हिंदी के तो आपको सीटेट के पेपर में करने ही पड़ेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको 10 क्वेश्चन ऐसे बता रही हूँ जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सीटेट की दृष्टि से, और इनमें से कई ऐसे क्वेश्चन हैं जो रिलेटेड हैं आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से। तो ज़रूर इन 10 के 10 क्वेश्चन को देखें और अपनी समझ को बढ़ाएं। धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हुए आपका दिमाग इतना डेवलप हो जाएगा कि सीटेट के लिए किस तरीके से ऑप्शन को चूज़ किया जाए ये आप खुद कर पाओगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और यहाँ पर 10 क्वेश्चन होंगे हिंदी के, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। तो आप ज़रूर सॉल्व करें और बाद में मुझे भी बताएं कि आपके इन 10 में से कितने मार्क्स आए या कितने क्वेश्चन थे जो आपको आते थे इन 10 क्वेश्चन में से। ठीक है, उस हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि सीटेट का जो पेपर है उसमें जो हिंदी का सब्जेक्ट आएगा उसका लेवल क्या है, वो कितना डिफ़िकल्ट है या ईजी है। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि भाषा अर्जन की अवस्थाओं को सही क्रम में चुनो। तो भाषा अर्जित की जाती है, जैसे बच्चा घर में पैदा होता है तो जो भाषा उसके घर में बोली जाती है वही वो भाषा क्या करता है, अर्जित कर लेता है। तो उसकी जो क्रम है, सीरीज़ है, वो क्या है, पहले क्या करता है, बबलाता है, किलकारी मारता है, फिर एक शब्द बोलता है, फिर टेलीग्राफिक वाचन करता है, फिर 2 शब्द बोलता है। क्या ये सही है, या फिर वो पहले किलकारी मारता है और बाद में बबलाता है? देखिए, पहली बात तो ये कि जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले बबलाता है, ठीक है, बैबलिन करता है। तो ये किलकारी वाला तो वैसे ही नहीं आ सकता, और ये भी टिलकारी पहले ही आ रहा है, इसमें भी टिलकारी पहले आ रहा है। तो ऐसे ही पता चल जाएगा आपको कि जो हमारा राइट आंसर है वो है 1। यानी कि सबसे पहले बच्चा क्या करता है, बैबलिन यानी बबलाना शुरू करता है, फिर टिलकारी मारता है, क्वीन करता है, फिर एक शब्द की अवस्था आती है, फिर टेलीग्राफिक वाचन होता है, और फिर 2 शब्दों की अवस्था आती है। तो इस तरीके से लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपके सीटेट के पेपर में पूछे जाते हैं। इस सीरीज़ को आप हमेशा ही ध्यान रखेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जब आपको क्वेश्चन ना आ रहा हो तो ऑप्शंस को एलिमिनेट करना सीखो। इस वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया, एलिमिनेट ही तो किया। हमें पता था कि सबसे पहले बच्चा क्या करता है, बैबलिंग स्टार्ट करता है। तो वैसे ही हमारे ये तीनों के तीनों ऑप्शन कट हो गए और राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। तो आप भी मुझे बताइएगा बाद में कि क्या आपका आंसर ठीक था, क्या आपने भी यही आंसर सोचा था या नहीं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा है कि भाषा अधिगम में गलतियों की क्या भूमिका है। अगर हम बच्चों को भाषा सिखा रहे हैं, लर्न करा रहे हैं, 2 तरीके की भाषा होती है। एक होती है अर्जन, यानी जो बच्चा खुद घर के अंदर सीखता है, और एक होता है लर्निंग यानी अधिगम, जो हमें उन्हें बाहर सिखाना पड़ता है या विद्यालय के अंदर सिखाना पड़ता है। तो यहाँ आपको बताना है कि जो भाषा अधिगम में बच्चे गलतियाँ करते हैं, मान लीजिए हम बच्चों को इंग्लिश सिखा रहे हैं, तो जो गलतियाँ बच्चे कर रहे हैं वो अधिगम में उनको सहायता करती है, बाधा डालती है, सुधार का काम बढ़ा देती है, या फिर नकारात्मक पुनर्बलन करती है। तो क्या लगता है आपको, इसका क्या आंसर होना चाहिए? ध्यान रखिएगा ऐसे क्वेश्चंस में ना कि अगर बच्चा गलती करे तो हमें उसको ना हमेशा पॉजिटिवली लेना होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि अधिगम में क्या करता है, सहायता करता है। अगर बच्चे गलतियां करेंगे तभी तो हम उसे सुधारेंगे, तो इसी तरीके से ये अधिगम में क्या करता है, सहायता करता है। तो ऐसे वाले क्वेश्चंस को हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब बच्चे गलती करें या ये कुछ भी ऐसी मिस्टेक करें तो हम उसे नेगेटिव नहीं पॉजिटिव वे में लेते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर था आपका ऑप्शन ए। अब चलिए 3rd क्वेश्चन की तरफ, और ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को कि यदि भाषा सीखना एक स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि भाषा देखो 2 तरीके से सीखी जाती है। एक होता है स्वाभाविक यानी घर के अंदर सीख लेता है बच्चा, और दूसरा विद्यालय में जाके या फिर किसी संस्था में जाके सीखता है। तो ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझिए कि अगर एक बच्चा जो है भाषा को स्वाभाविक रूप से ना सीखता, घर में ना सीखता, तो निम्नलिखित में से क्या उचित होगा? वह भाषा प्रयास से सीखता, भाषा की एक प्रणाली होती, भाषा अपने आप में अद्वितीय है, या भाषा सदैव बदलाव होता रहता है भाषा में।
तो क्या लगता है आपको इसका आंसर क्या होना चाहिए? तो इतना आसान है ये तो आंसर इसका, बस क्वेश्चन को समझो कि अगर बच्चा घर में ना सीखता स्वाभाविक रूप से, तो जाहिर सी बात है कि भाषा प्रयास से सीखता, यानी कोशिश करके सीखता, या बाहर जाके कोचिंग सेंटर या फिर स्कूल में सीखता है ना। तो दो ही तरीके हैं भाषा को सीखने का, एक तो सीखना, अधिगम करना, और दूसरा है स्वाभाविक रूप से घर के परिवार में, माहौल में सीख लेना। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था आपका। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चंस को पढ़ने से ही आपको आंसर भी मिलेंगे, क्वेश्चन के अंदर ही आंसर है, क्वेश्चन को ध्यान से समझो। और ऐसा ही सेम इसी तरीके से क्वेश्चन आपको सीटेट के पेपर में देखने को मिलेगा। अगर यकीन ना आ रहा हो तो आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठाकर देख सकते हो। तो चौथा क्वेश्चन है कि भाषा अधिगम के लिए हमें पहले से क्या होना आवश्यक है। अगर भाषा सिखाना है बच्चों को, अधिगम कराना है, लर्न कराना है, तो पहले से क्या चाहिए हमें? एक अच्छी पाठ्य पुस्तक चाहिए, प्रोत्साहन चाहिए, भाषा के प्रति सकारात्मक सोच चाहिए, या एक अच्छा शिक्षक चाहिए। तो क्या लगता है आपको इसका क्या आंसर होना चाहिए? देखिए, अगर किसी को कोई भी भाषा सिखानी है ना, तो सबसे पहले उस बालक के अंदर उस भाषा को लेकर ना मोटिवेशन भरा होना चाहिए, यानी कि प्रोत्साहन होना चाहिए कि बच्चा उस भाषा को सीखने के लिए प्रोत्साहित हो। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चंस को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये आपके लिए हिंदी के। अगर आप इसमें अच्छा स्कोर कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप सीटेट में भी अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4। आपको बताना है कि मुहावरा है आकाश कुसुम होना, इसका क्या अर्थ है? आकाश कुसुम होना का क्या मतलब है? तो आपके पास ऑप्शन है उपद्रव मचाना, यानी बहुत ज़्यादा शैतानी करना, अत्यंत प्रिय मित्रता होना, दुर्लभ होना, या हृदय में बसना। तो क्या आपने ये मुहावरा कभी पढ़ा है हिंदी के अंदर या नहीं? थोड़ा दिमाग लगाइए। आकाश कुसुम होना यानी कि आकाश जो है, पूरा आसमान जो है वो कुसुम हो जाए, तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी दुर्लभ होना। ऐसी चीज़ें जो बहुत ही मुश्किल से मिलती हैं, दुर्लभ होती हैं। ठीक है, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। विलोम शब्द का कौन सा युग्म गलत है? तो यहाँ पर विलोम शब्द के आपको युग्म दिए गए हैं और आपको बताना है कि कौन सा गलत है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, हमें गलत बताना है। तो आरोह और अवरोह ये तो सही होता है, ये तो ठीक है। आरोह का उल्टा होता है अवरोह। निराकार का साकार ये भी ठीक है। पालक असंहार ये भी ठीक है। अनुरक्ति का विरत ये गलत है। तो अनुरक्ति का ना विरक्ति होता है उल्टा, तो यही वाला ऑप्शन जो है हमारा गलत है। दैट्स मीन यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि हमें गलत बताना था। चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 कि शब्द युग्म के सही अर्थ का भेद चयन करना है आपको। यहाँ पर आपको शब्द दिया है अंतर, अनंतर। तो इसका क्या मतलब है? तो देखिए, अंतर का मतलब क्या होता है? भिन्नता, किसी के बीच क्या अंतर है, क्या भिन्नता है। तो देखो, बाद में ये तो कट गया, चढ़ाई ये भी कट गया। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, 2 और 3। तो अंतर का मतलब तो होता है भिन्नता, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में भी है और 4 में भी है। और उसके बाद जो वर्ड है ना अनंतर, इसका मतलब होता है बाद में। तो ऑटोमेटिकली हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, भिन्नता और बाद में। ठीक है, तो इस तरीके से एलिमिनेट करके ऑप्शंस को आप सही ऑप्शन चुन सकते हो। अब देखिए, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द नहीं है। आपको बताना है इन 4 में से कौन सा ऐसा शब्द है जो तत्सम नहीं है। तो तत्सम शब्द कौन से होते हैं? जो संस्कृत शब्द होते हैं। तो बस पता करो इसमें से कौन सा संस्कृत शब्द नहीं है। क्या अक्षर, नव, अग्रणी, कुपुत्र। तो देखिए, नव, अग्रणी और कुपुत्र ये तीनों ही तत्सम शब्द है, यानी संस्कृत हैं। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा आपका वो है ऑप्शन नंबर 1, यानी अक्षर। अक्षर जो वर्ड है ना ये संस्कृत नहीं है, यानी ये तत्सम शब्द नहीं है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। बोध का विलोम शब्द बताओ। ऑपोजिट बताना है आपको, बोध का ऑपोजिट। तो ये 4 ऑप्शन बताइए, आपको क्या लगता है? प्रबोध, सुबोध, अबोध या निबोध। तो चारों में से क्या इसका ऑपोजिट हो सकता है बोध का? देखिए, बोध का मतलब होता है जानना, इसका उल्टा होगा अबोध, यानी कि जो ना जानता हो। तो ये इसका ऑपोजिट हो जाएगा और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं कि आपको किसी
बुक का नाम दे देते हैं और फिर पूछते हैं कि ये किसके द्वारा लिखी गई है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि विनय पत्रिका किस कवि की रचना है, किसने इसको रचा है। तो क्या लगता है आपको, आपने पढ़ा है विनय पत्रिका नाम की एक बुक है, जिसे किसने लिखा है? सूरदास ने, कबीरदास ने, तुलसीदास ने या फिर बिहारी ने? क्या लगता है आपको इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि विनय पत्रिका के कवि कौन हैं, सूरदास हैं, कबीरदास हैं या तुलसीदास हैं या फिर बिहारी हैं। तो इसका आंसर आपको बताना होगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आप सर्च करें, ढूंढें, या आपको पता है या नहीं ऑलरेडी, तो इससे पता चलेगा कि आपकी कितनी तैयारी है सीटेट की। इसके अलावा और भी बहुत सारी किताबें होंगी जो फेमस हैं, इम्पॉर्टेंट हैं हिंदी की, वो मैं आपको आगे की सीरीज़ में कराती रहूँगी, ताकि हर तरीके से आपकी प्रिपरेशन हो जाए। तो ये आपके 10 क्वेश्चन थे, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, और VVI कह सकते हैं इन क्वेश्चंस को। तो इसी तरीके से और भी क्वेश्चंस आते रहेंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा MCQ की प्रैक्टिस करते रहें जब तक कि पेपर की डेट रिलीज़ नहीं हो जाती है।